उत्तराखंड की अगर बात करें तो कोरोना के आंकड़े डरा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 4,807 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 34 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या की अगर आप बात करेंगे तो 1,34,012 हो चुकी है, जबकि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस 24,893 हैं। वहीं 36,992 मरीजों को देखा जाए तो उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। तो एक बड़ा आंकड़ा अभी इस कशमकश में है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, क्योंकि उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। लगभग 37,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि उनका स्टेटस क्या है, वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। ये सबसे अहम बात है इस पूरे टॉप 10 कोरोना को अगर आप देखेंगे उत्तराखंड से। यहां टेस्टिंग की जो फेज चल रही है, जो रिजल्ट्स आने हैं, उस पर बहुत दारोमदार टिका हुआ है, क्योंकि जिन लोगों का टेस्ट हुआ है वो कहां हैं, आइसोलेट हैं कि नहीं, बाकी लोगों से मिल रहे हैं, ये सारी चीजें तब स्पष्ट होती हैं जब उन्हें पता होता है कि वो नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं। ऐसे में जो लापरवाही है अक्सर भारी पड़ती है, ये देखा जाता है। तो इस तरीके से 24 घंटे की अपडेट और नए केस के साथ ये बड़ी अपडेट है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी कोरोना संक्रमित हैं, आइसोलेट हैं। और ओम प्रकाश मुख्य सचिव हैं, उनको होम आइसोलेशन रिकमेंड किया गया है, वो होम आइसोलेशन पर हैं। ये कहर जारी है और उत्तराखंड जिस चरण पर है, जिस स्टेज पर है, यहाँ टेस्टिंग से चीजों को समझा जा सकता है, क्योंकि विस्फोट को रोकने के लिए टेस्टिंग की रफ्तार और टेस्टिंग रिपोर्ट आने में जितना कम वक्त लगेगा, उससे चीजें संभल सकती हैं। जाहिर है कि उत्तराखंड में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। कोरोना की बढ़ती संख्या से राज्य सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। राज्य के अलग अलग जिलों से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। आलम यह है कि हर रोज बढ़ते मरीजों का आंकड़ा लोगों को डराने लगा है। दून अस्पताल में भर्ती पति के मौत के बाद महिला पर दुखों का पहाड़। महिला का कहना है कि 2 दिन पहले उसकी अपने पति से बात हुई थी, लेकिन आज उनकी मौत की खबर से परिवार सन्न है। कहने को तो प्रदेश के दून अस्पताल में उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, सुविधाएं हैं, लेकिन कोरोना के चलते व्यवस्थाएं यहां भी दम तोड़ती नजर आ रही हैं। हर रोज मरीजों के मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में तमाम चिंताएं प्रशासन की बढ़नी लाजमी है। दिक्कतें बेसिकली क्या है, देखिए मैं तो सिंपल सा एक बात जानता हूँ कि अगर पब्लिक भी थोड़ा सपोर्ट करे गवर्नमेंट को, क्योंकि पब्लिक भी मैं देख रहा हूँ कि ना बिल्कुल ही विंडो पे जाके चढ़ रही है। एक गार्ड वाला वहाँ क्या करेगा, आप मुझे बताइए। गार्ड वाला बार बार मना कर रहा है, फिर भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जा रहे हैं कि भाई बार बार अनाउंसमेंट हो रहा है। दूसरी चीज़ ये भी है कि हो सकता है कुछ स्टाफ बोल के लोग जो है आपको बाईपास करके अपना टेस्ट पहले करा ले रहे हैं, बट ये भी गलत है। तो क्या हालात हैं, जानने के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, ये बताइए, जिस तरीके की अब तस्वीरें आ रही हैं, यहाँ पर अभी भी अगर एक्सपर्ट्स देखें तो उत्तराखंड टेस्टिंग के जरिए क्या चीजों को अभी भी संभाल सकता है? लगभग 38,000 लोगों की टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई है। वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आइसोलेट हैं कि नहीं, इस बात की जानकारी कहाँ से मिलेगी? देखिए श्रीलता, आपने बहुत सही बात कही है। इसी बात पर एबीपी गंगा पिछले 1 सप्ताह से पूरा फोकस किए हुए है। सरकार से भी सवाल जवाब किए जा रहे हैं, जो प्रेस को ब्रीफिंग होती है उनमें भी ये मुद्दा उठाया जा रहा है। आखिर जो लोग अपनी रिपोर्ट अपनी जांच करवा ले रहे हैं और रिपोर्ट आने तक वो अपने घर रहते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं, कहाँ होते हैं, हॉस्पिटल उनको एक्सेप्ट नहीं करते और वो अपने घर जाकर क्या करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो वो एक बहुत एक कॉम्प्लिकेशन उसमें पैदा हो गए हैं, बहुत जटिलताएं पैदा हो गई और सरकार के पास मुझे नहीं लगता इस बात का कोई इलाज है। और सरकार की व्यवस्थाएं इस कदर चरमरा चुकी हैं स्नेहलता कि कल हमने एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को दिखाया कि जिस वेंटिलेटर के लिए पूरे देश में मारामारी मची हुई है, वो रुड़की और काशीपुर में कबाड़ खाने में धूल फांक रहे हैं। और डॉक्टरों का कहना कि अपने पास प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है, इनको चलाने के लिए ट्रेंड लोग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ये रखे हुए हैं। तो प्यास लगेगी तो यहाँ भी कुआं खोदो वाली कंडीशन आने वाली है अजीत। यानी करना सिखाना अगर जैसे हालात दिख रहे हैं, और ये देखिए कि कल भी 38,000 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी थी। टेस्टिंग किस रफ्तार से हो रही है, ये कुछ पता है क्या? टेस्टिंग पर तो स्नेहलता सरकार का कोई फोकस ही नहीं है और जो ये पेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, इस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार कौन सी जगह क्या काम कर रही है, भगवान भरोसे है पूरा का पूरा सिस्टम।
और दून हॉस्पिटल जो अभी आपने बताया सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पूरे उत्तराखंड का, वहाँ सुविधाओं का किस तरह से अभाव है और वहाँ बेड किस कदर कम पड़ रहे हैं और लोग कैसे दर बदर भटक रहे हैं, ये सीन यहाँ पर देहरादून में देखा जा सकता है। अभी आपने किसी की एक पीड़ादायक एक विजुअल थी वो आपने दिखाया भी है। और यहाँ पर 2 बजे से लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन मैं यहाँ इस समय राजपुर रोड पर खड़ा हूँ। स्नेहलता देखिए, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये साइंटिफिक चीज़ है। ये सामने रोड है, इसकी भीड़ देखिए आप। और जैसे 2 बजे से सरकार ने कहा कि 2 बजे के बाद लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन पब्लिक 2 बजे से पहले ही इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर आ जा रही है कि वो 2 बजे के बाद की कसर सारी पूरी हो जा रही है। तो ये जो वो लॉकडाउन है जो 2 बजे बाद शुरू होगा, जितने लोग 2 बजे के बाद आने थे वो सब 2 बजे के पहले आ जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जहां फोकस होनी चाहिए वहां फोकस है ही नहीं। मैंने जैसा टेस्टिंग के बारे में बताइए, आप टेस्टिंग कितनी कर रही है? क्योंकि अभी भी ये विस्फोट रोका जा सकता है या फिर कहीं किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है अगर टेस्टिंग में झोंक के दम लगाएं तो, और उसकी रिपोर्ट्स पारदर्शी करें, लोगों को पता चले। दूसरे नंबर पे बताइए कि अब कौन से बेड की स्थिति कैसी है, ऑक्सीजन की स्थिति कैसी है, क्योंकि पूरे देश में जो हाहाकार मचा है, उत्तराखंड के पहाड़ों पर भगवान न करे कुछ ऐसा हो, कैसे पहुंचेंगी ये सारी चीजें, सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्नेहलता देखिए, जैसा अभी आपने बताया पहाड़ का जिक्र किया, तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है मेडिकल का, हेल्थ सर्विसेज का, वो सब इन मैदानी 4 जिलों में है। और चूंकि जनसंख्या का घनत्व भी यहीं पर बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा होना लाजमी है। लेकिन लोग तो पहाड़ पर भी रहते हैं, वहाँ तो हमने कितनी बार अपने दर्शकों को दिखाया कि प्रसव पीड़ा के तहत महिलाओं ने दम तोड़ दिया। ऐसी तमाम घटनाएं पहले हुई जिनका जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन कोरोना के केस तो पहाड़ में भी बहुत आ रहे हैं। वहाँ पर वेंटिलेटर और ये जो तमाम चीज़ें हैं, ऑक्सीजन है। कल मैं राजधानी की बात आपको बताता हूँ, राजधानी में ही कल गैस का, इसका ऑक्सीजन का क्राइसिस पैदा हो गया और कई अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए मरीजों को भर्ती करने से। उसके बाद सप्लाई की गई और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जब ये सब चीजों का पता चला तो तब वो सप्लाई बढ़ाई गई। अजीत, एक बात मेरे समझ में कभी नहीं आई आज तक कि जब कभी भी उत्तराखंड की शान और शौकत की बात करती हैं, जब हम कभी संपदाओं की बात करते हैं, तब हम पहाड़ों की ओर चले जाते हैं, और जब कभी भी बात आती है कि सुविधाएं होनी चाहिए, लोगों को अब बचाना है, तो हम सिर्फ 4 मैदानी क्षेत्र के आबादी वाले इलाके में फंस के रह जाते हैं। वहां के लोगों की बात कौन करेगा? वहां की चीजें कैसे संभलेंगी? कोई रणनीति है, कोई प्लान है? कहीं कोई डिस्कस कर रहा है इस चीज को? रणनीति का तो मैं एक विषय का जरूर जिक्र करूंगा। पिछले साल जब कोरोना आया, जब पेंडेमिक आया, तो यहाँ पर कई लाख लोग, जो पहाड़ के लोग जो बाहर रहते थे, वो वापस अपने गांव चले आए। उन्होंने गांवों को आबाद किया, अपने खेत खलिहानों में काम धाम करने लगे। सरकार ने घोषणा की उनके लिए कोऑपरेटिव बैंक से फिर ब्याज मुक्त लोन लिया जाएगा, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। सरकार पूरी तरह से फेल हो गई और इस सिस्टम की काहिली फिर से सामने आई। जो लोग यहाँ पर आए थे वो फिर माइग्रेट होकर फिर वो दिल्ली और दूसरे स्थानों की तरफ चले गए। आज भी जो लोग प्रवासी यहाँ पर बचे हुए हैं, उनके लिए कोई संसाधन सरकार ने मुहैया नहीं कराए। आप ये छोड़ दीजिए, हेल्थ सर्विसेज की बात छोड़ दीजिए, आजीविका चलाने के लिए जो एक मिनिमम सपोर्ट चाहिए होता है, वो भी सरकार ने पहाड़ में नहीं किया। और ये बहुत देर हो गया और लोग अभी बहुत जैसी बहुत सूचनाएं ज्यादा, मिल अब रही तो ये वक्त भी नहीं बचा है अजित कि हम आप इस पर चर्चा करें या फिर बातचीत करें, क्योंकि लोग सुनने के मूड में भी नहीं है। अभी तो संकट ऐसा है कि इसे करो या मरो की स्थिति समझ के जितना नियंत्रण में लाया जाए किया जाए। यहाँ पर जो हालत है दून अस्पताल की, जहां से लोग भाग के आ रहे हैं, वहीं पर अगर ऑक्सीजन की किल्लत हो गई तो क्या परिस्थिति बनेगी? लोगों को एयरलिफ्ट करना पड़ा तो उसकी कितनी तैयारी है? आने वाले वक्त को कितना भांप पा रहे हैं? यही तो चुनौती है, यही चुनौती। और देखते हैं कि कितना खरा उतर पाएंगे। तमाम राज्यों जैसी तस्वीर भगवान न करे उत्तराखंड से आए। अजीत, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संक्रमण के चलते अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अल्मोड़ा की बात करेंगे आप तो स्वास्थ्य विभाग ने ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति को अपनी तैयारी में लगा दिया है। जिला मुख्यालय समेत तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर सीएमओ का कहना है ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए रोज पोर्टल अपडेट किया जाता है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिले में अभी 153 जंबो सिलेंडर हैं, 139 बी टाइप के सिलेंडर का स्टॉक है। जरूरत पड़ने पर सिलेंडर मंगाए जाएंगे। साथ ही जल्द जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। अहोभाग्य कि यहां पर कम से कम आंकड़े दिए गए हैं और बता दिया गया है कि इतना स्टॉक है हमारा और इतनी चीजें मुहैया हो जाएंगी। हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर है हमारे पास अभी काफ़ी हैं। जंबो सिलेंडर हमारे टोटल 153 है अभी हमारे पास,
और छोटे वाले सिलेंडर जो बी टाइप कहते हैं उनको, वो 329 है। तो हमारा रोज़ का हमारा पोर्टल अपडेट होता है, हम देखते हैं कि कितनी आवश्यकता ऑक्सीजन की होती है और ये सारा हमारा कैलकुलेशन किया जाता है। जब हमें आवश्यकता लगेगी हम और सिलेंडर्स खरीदेंगे, तो ये हमारा प्लान है। ठीक है, कुछ दिनों में हमारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी हमारा बन जाएगा जिला से। आने वाले वक्त में कितनी आवश्यकता होगी ये आंकड़ा गिनने में और बनाने में तो बड़े बड़े एक्सपर्ट भी माथा पकड़े बैठे हैं। आज पौड़ी की बात कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग में ऑक्सीजन सिलेंडर की स्टोरेज क्षमता बढ़ा दी गई है, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के दौरान ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। आपको बता दें कि जिले में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक 55 लोगों की जान जा चुकी है। जिले के स्वास्थ्य विभाग के पास 446 ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद हैं, जबकि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी पर्याप्त मात्रा में है, जो कोविड अस्पतालों तक पहुंचाए जा रहे हैं। अभी हमारे पास में लगभग 476 हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, जो हमने सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। और अभी हमने रिसेंटली यमुकेश्वर में डिमांड हुई थी, तो हमने 7 सिलेंडर भरवाए, जहाँ 40 वहाँ उनको दिए हैं। और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में, और भी हमने अभी डिमांड की है। तो अभी तक हमारे इसमें कोई ऑक्सीजन की क्राइसिस हमारे ज़िले में नहीं आई है। और हम लगातार ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी हमारे पास बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में है। दूसरे बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट अगले 15 दिन में, जैसा कंपनी ने प्रॉमिस किया, हमें मिल जाएगा। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार ने सख्ती और बढ़ा दी है। शासन के नए आदेश के मुताबिक अब बाजार सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सरकार ने नए आदेश जारी करके सभी डीएम को सख्त रुख अपनाने को कहा है। पूरे प्रदेश में शाम 7 बजे से 5 बजे तक पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान पेट्रोल पंप सहित जितनी जरूरी सेवाएं हैं बस वही खुली रहेंगी। रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है। इस आदेश के चलते राजधानी में पुलिस ने सख्ती के साथ बाजारों को बंद कराए। एसपी सिटी खुद घंटाघर पहुंची, खुली दुकानों को बंद कराया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो गाइडलाइन दी है सख्ती से पालन कराया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। रात में कर्फ्यू के दौरान बेवजह बाहर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। गाइडलाइंस आई हैं, उसके अकॉर्डिंग 2 बजे तक जो आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, तो उसको इन्फोर्स करवाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो रात्रि कर्फ्यू है वो शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक है, तो उसको भी इन्फोर्स करवाया जाएगा। कोविड संक्रमण के मामलों को देखते हुए क्षेत्राधिकारी वीडी उनियाल ने दोपहर 2 बजते ही विकासनगर मार्केट बंद करा दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 30 अप्रैल तक बाजार सुबह 7 बजे से दिन के 2 बजे तक खुले रहेंगे। इसके बाद सिर्फ जरूरी सेवाएं खुली रहेंगी। शाम के 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान पेट्रोल पंप ही खुले रहेंगे। राजधानी में बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए अब व्यापक सर्विलांस अभियान चलाया जा रहा है। आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों के जरिए ये अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। बीते साल कोविड काल में आशा कार्यकर्तियों ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर घर के सर्वे करके डेटा को इकट्ठा किया था। इससे कोविड कंट्रोल में बड़ी मदद मिली थी। तो इस मुहिम को फिर से शुरू करने की कवायद है। ये जो है होम आइसोलेशन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है, जिससे कि प्रॉपर इन्फोर्समेंट किया जा सके कि लोग बाहर की ओर बाहर नहीं घूमें। और जो हमारी आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी अब एक्टिवेट किया जा रहा है कि वो होम आइसोलेशन में जो सर्वेलांस का काम करते थे वो भी कार्य वो करेंगे। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर समेत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बॉर्डर पर भी कई चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, ताकि बाहरी राज्य से आने वाले लोगों का एंटीजन टेस्ट कराकर ही उन्हें प्रवेश दिया जाए। राजधानी देहरादून के आशा रोडी पर भी बाहर से आने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है। जिनके पास कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है उनको तो एंट्री दी जा रही है, लेकिन जिनके पास नेगेटिव रिपोर्ट नहीं है उनका हाथों हाथ एंटीजन टेस्ट कराकर अगर वो नेगेटिव है तभी एंट्री होगी। आज नई एसओपी जारी हो गई है, जिसके अनुसार जो भी शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पे 2 बजे से सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि मार्केट पूरी 2 बजे से बंद हो जाएगी और पब्लिक का मूवमेंट शाम को 7 बजे एकदम रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और उस गाइडलाइन को पालन करते हुए किसी का भी मूवमेंट 7 बजे के बाद नहीं होगा। और जो मार्केट की शॉप्स हैं वो 2 बजे बंद हो जाएंगी। इसमें जो थोड़ी बहुत सहूलियत दी गई है कि आवश्यक सेवाओं के लिए आना जाना रहेगा, उनको बस सहूलियत दी जाएगी, अदरवाइज़ हर एक जगह बंद रहेगी। इसके लिए हर एक थाना क्षेत्र में जगह जगह बैरियर्स लगाए जा रहे हैं।
कोविड-19 से नियंत्रण के लिए सरकार ने जहां नाइट कर्फ्यू के अलावा वीकेंड कर्फ्यू को भी लागू किया है, तो वहीं अब राज्य सरकार ने इस कर्फ्यू की सीमा अवधि बढ़ा दी है। नियमों को सख्ती से लागू कराने के लिए पुलिस लोगों को जागरूक करने में भी जुटी हुई है। हल्द्वानी पुलिस की बात करें तो कोविड-19 के नियमों को पालन कराने के मद्देनजर पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया गया, संक्रमण को लेकर जागरूक किया गया। एसपी सिटी ने कहा कि सरकार के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में ही कोविड के बहुत ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। हमारे तमाम हॉस्पिटल जो हैं फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं। आम जनता को इस रैली के माध्यम से ये जागरूक करना था कि वो अपना बचाव करें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साथ में ही बाज़ार में जितने भी हमारे दुकानदार भाई हैं उनको भी ये कहना था कि आप जब भी लोग ख़रीदारी के लिए आएँ तो उनको एक डिस्टेंसिंग का पालन करवाएँ। लोग बात कर लेते हैं टिहरी का। बोलेरो हादसे का शिकार हुई है जिसमें 5 मजदूर घायल हुए हैं। एक मजदूर को हायर सेंटर रेफर किया गया है। कमांद के पास ये बोलेरो का एक्सीडेंट हुआ। स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल बौराड़ी भर्ती किया, जिसमें एक की हालत बिगड़ती देख हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जबकि 4 का जिला अस्पताल में ही इलाज जारी है। 5 लोग थे हमारे पास, रात में 11:30 बजे आए हैं लोग, और इनमें से जितने थे 5 लोग थे, एक को हमने रेफ़र किया है क्योंकि उसका फ्रैक्चर ऐसा था कि नीचे ऑपरेशन हो सकता था, यहाँ नहीं हो सकता था, नेलिंग डलनी थी। बाकी 4 को हमने फर्स्ट एड दिया है, वो हमारे पास अभी स्टेबल है। जो 4 हैं हमारे पास उनकी स्थिति ठीक है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। बदलाव की 6 तस्वीरों को आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर जोशीमठ की, जहां औली में बर्फ की सफेद चादर से बिछ गई है। दूसरी तस्वीर उत्तरकाशी की है। गंगोत्री धाम में बर्फ 1 फीट मोटी परत के तौर पर जमी दिख रही है। तीसरी तस्वीर रुद्रप्रयाग की है। केदारनाथ धाम में बारिश और बर्फबारी हुई है। उत्तराखंड में बारिश और ओले ने भी तापमान को गिराने का काम किया है। नैनीताल में भी सुबह जमकर बारिश हुई। मसूरी में भी बारिश हुई। पिथौरागढ़ में तो इतनी बारिश हुई कि पहाड़ों से झरना बहने लगा। तो ये तस्वीरें हैं जो मौसम के अलग अलग रूपों को बयां करती है। जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहाड़ पर आप देख सकते हैं कैसे बर्फ की चादर है, तो वहीं कहीं ओले तो कहीं बारिश। तो पहाड़ों को इस वक्त बदलते मौसम से गुजरता हम देख सकते हैं।